नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर रिस्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आर्थिक अपराध करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि सरकार आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक यूनिक कोड लाने जा रही है, जिसके बाद आर्थिक अपराध करने वाला अपराधी जीवन भर के लिए दागी हो जाएगा। दरअसल आर्थिक अपराधियों की पहचान के लिए यूनिक कोड तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए डेटाबेस भी तैयार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, अपराधियों के लिए यूनिक कोड की क्या जरूरत है? तो ये यूनिक कोड ठीक वैसा ही होगा जैसे कैदियों के लिए बिल्ला नंबर होता है, और भविष्य में इस कोड की मदद से आर्थिक अपराधियों की पहचान करना बहुत आसान होगा। अब आर्थिक अपराध के आरोपी या कंपनी के लिए यूनिक कोड जारी किया जाएगा, जिसे यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड के नाम से जाना जाएगा। ये हर आरोपी के लिए अलग होगा और उसके आधार नंबर या कंपनी के पैन से जुड़ा होगा। वित्त मंत्रालय के तहत सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लगभग 2.5 लाख आर्थिक अपराधियों का एक डेटाबेस भी तैयार कर लिया है, जिस पर आज हम शो में फोकस करेंगे। तो आखिर समझेंगे हमारे पैनलिस्टों से कि क्या है ये यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड, आर्थिक अपराधियों पर कैसे इससे शिकंजा कसेगा, कैसे तैयार किया जा रहा है ये डेटाबेस, और अपराधियों को कैसे एक खास कोड दिया जाएगा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, 2.5 लाख आर्थिक अपराधियों का एक डेटाबेस जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि किस तरह के आर्थिक अपराधियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और किस किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये आर्थिक अपराधी है या नहीं है। तो आरोपी जो हैं, जिनके खिलाफ मल्टी एजेंसी जांच जो है उनके दायरे में आते हैं, उनके खिलाफ जो है इस तरह की जांच को शुरू किया जा सकता है, या जिनका नाम अलग अलग तरह की चार्जशीट में दाखिल है, उन्हें इस तरह का कोड दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोई खास कंपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के ऑफेंस में, इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़ी हुई है, या इस तरह का कोई शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के दायरे में आता है और जिस पर कोई आरोप जो है वो सिद्ध भी हो जाता है, वो तमाम तरह के जो अपराधी हैं वो यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड के तहत आएंगे। और अभी जो मौजूदा लिस्ट जो बनाई गई है, उसके तहत लगभग 2.5 लाख इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का नाम जो है इसमें आ चुका है। कंपनी का पैन कार्ड और आधार पर रिफ्लेक्ट होगा कि ये जो शख्स है ये आर्थिक अपराधी हैं। हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए एक दमदार पैनल भी जुड़ गया है। पवन दुग्गल, साइबर लॉयर, और आलोक विजयंत, फॉर्मर डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। आलोक जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत जरूरी है दर्शकों को ये समझाना कि हम किस तरह के आर्थिक अपराधी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ चीजें जो समझ में आ रही है तमाम खबरों के चलते, वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में जो लोग शामिल होते हैं, जिनके नाम आ जाते हैं, जिन पर वो सिद्ध हो जाता है, उनके नाम है। लेकिन आज की तारीख में हम आर्थिक अपराधी बहुत तरह से लोगों को देखते हैं। एक तो धोखाधड़ी और फ्रॉड के जो मामले होते हैं, जहां पर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं आपके साथ, वो एक इस तरह के आरोपी हैं। एक तरह के आरोपी ऐसे हो गए जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जो ईडी के दायरे में आते हैं, वो इस तरह के अपराधी हो गए। जब हम आर्थिक अपराधियों की बात करते हैं, तो ये जो मौजूदा यूनिक कोड जो बनाया जा रहा है, क्या इसमें सभी तरह के आर्थिक अपराधी आते हैं, या हम केवल एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइम्स की बात कर रहे हैं? आलोक जी। तो इसमें बेसिकली जो हार्डकोर जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें अ पर्टिकुलर वैल्यू विल बी सेट। कैन यू हियर मी? हेलो। जी आलोक जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बोलिए। ओके। सो ये जो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन विच इज कमिंग अप, ये बेसिकली उन अपराधियों के लिए है जो थोड़ा हाई एंड और वाइट कॉलर क्राइम करके निकल जाते हैं। पहले क्या होता था कविता जी, जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की हम बात करें, तो इनके पास में डेटा, बहुत चेकर्ड डेटा होते थे, डेटाबेसेस की कहाँ पे फ्रॉड हुए, क्या हुए, कैसा हुआ। तो ये करंट गवर्नमेंट ने एक्चुअली इस बारे में सोचा कि हम क्यों नहीं इस डेटाबेस को इंटीग्रेट करके और मेंटेन अ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक फ्रॉड्स वाले जितने भी डेटा होते हैं, जो हाई वैल्यू डेटा होते हैं, सो दैट जो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल
इतने प्रोविजन जो बैंकिंग सेक्टर में जो किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द द पीपल हु रियली नीड इट, उन तक सही ढंग से और बिना ज्यादा प्रोबिंग किए हुए, बिना ज्यादा उनके डॉक्यूमेंटेशन किए हुए, हाउ डू यू आइडेंटिफाई नॉन ऑफेंडर विजा वी ऑफेंडर? उसके लिए ये लेजिस्लेशन लाया गया है कि इसमें बैंक को भी सेफ्टी हो जाती है अपने तरीके से कि दे आर एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पीपल्स। तो बहुत बड़ा एक एक्चुअली प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है इस तरह के यूनिकोड बनने से, और इस तरह के रजिस्टर करने से लोगों को, जो क्योंकि एक बार जो ऑफेंडर होता है वो बच के निकल जाता है और दूसरे जगह वो किसी रिमोट कॉर्नर में जाकर के अगेन ही क्रिएट्स अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी, अपनी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी बना करके, एंड फिर से दोबारा उसी फ्रॉड मैकेनिज्म में लग जाता है। उस चीज के लिए, उस चीज पे बेसिकली to control that kind of a crime, the bigger crime at different parts of the country, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। और इट्स लाइकली द ओनली कॉशन पॉइंट इज कि इसमें देखिए मिसयूज के भी चांसेस ज्यादा हैं। बहुत जगह पे बैंक्स एक्चुअली हो सकता है कि आपको अगर इफ उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अगर एक्टिव नहीं रहे, तो ऐसा भी होता है कि बैंक किसी जेन्युइन कस्टमर्स के साथ अगर कुछ करता है, उसको list out कर दिया in economic frauds kind of a thing, and then go it. So some kind of a legislation proper एक तरीका, एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है इस केस में, जहाँ पे it's a very good step provided do's and don'ts are very carefully drafted out. हम्म। जी। आलोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सही दिशा में पहला कदम लिया जा रहा है और एक एक कदम जो है वो मायने रखता है। लेकिन आप ऐसी शख्सियत हैं जो सरकार के अलग अलग अहम पदों पर आपने काम किया है, आपका इतना अनुभव है। जो ये लिस्ट तैयार की गई है इसमें लगभग 2.5 लाख नाम है अब तक जो पता चल रहा है। अगर आपके पास अंदाजन कोई जानकारी हो कि किस तरह के नाम हो सकते हैं, और दूसरा जो कि आपने बहुत सही बात कही कि अगर इसके एडवांटेजेस हैं, अगर फायदे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे जो शायद नुकसान के तौर पर देखे जा सकते हैं। उस पर भी जरा हमें विस्तार से समझाइश दे दीजिए। मैंने करियर अपना शुरू किया था भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, और इसलिए प्रोबेबली आई थिंक, और प्लस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी मैंने काम किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन सब चीजों को अगर मैं नटशेल में देखूं तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट एनपीएस वगैरह जितने भी हैं, राइट ऑफ की जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी और पॉलिसीज थी कि हम 3 साल से ज्यादा एनपीएस होगा तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसको फर्दर लोन नहीं देंगे, उसको ब्लैक मार्क कर देंगे, उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब कर देंगे। इन सब चीज का डेफिनेटली एक इफेक्ट तो आया था, लेकिन जिस तरह का हम इफेक्ट देख रहे थे लार्जर कैनवस में कि ये क्राइम कम होगा या उस तरह का, वो एक्चुअली हुआ नहीं। एंड अभी पास्ट में हमने बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस देखे हैं जो कि अगर आप देखें तो 40,000 50,000 अगर ऑफेंडर आपको मिले और वीजा भी वन ऑफेंडर, देवर ऑल मतलब वैल्यू वाइज देवर ऑलमोस्ट सेम। और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली आप उसको कन्विक्ट कर पाते हो, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के क्राइम्स होते हैं और समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ किस किस कॉर्नर में देश के इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। तो ये इनिशियली मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी या जब गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेशन लेकर के आएंगी इस बारे में, तो पहले जैसे आपने बताया 2,500 ऑफेंडर्स तो बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट मच मोर देन 2,500। लेकिन अभी टू स्टार्ट विथ ये मेरे ख्याल से वो वाले लिस्ट होंगे जो थोड़े सीरियस ऑफेंडर्स हैं या कोई इनोवेटिव क्राइम करके निकले हों, और इन्होंने बहुत डिफरेंट मेथड से विंडो ड्रेसिंग करके या जैसे भी करके अपने बैलेंस शीट को मेंटेन किया है, और उसके बाद में बैंक्स के साथ फ्रॉड किया है। बिकॉज बैंक्स बहुत, इनफैक्ट इस मामले में इनके प्रोसेस बड़े सही हैं, ये अपने सारे ड्यू डिलिजेंस केवाईसी करते हैं, डिस्पाइट दैट इफ समबडी इज एबल टू डिफ्रॉड देम, that is something one must study also, as well as try to find out methods how to get past it, कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंगल आउट कर सकें, सो दैट दूसरे बैंक डिफॉल्ट ना हो। एक अगर हो भी गया छोटे मोटे अमाउंट से, तो बाकी कम से कम आगे इट शुड नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी फॉर दैट मैटर। इसलिए ये बहुत अच्छा एक्चुअली स्टेप है। बिल्कुल। और क्योंकि 2.5 जी। लाख लोगों का नाम इसमें ऑलरेडी अभी तक अंकित है, तो अपने आप में ये एक ऐसी मुहिम
टीम की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जो कि आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि काफ़ी कारगर भी साबित हो सकती है। लेकिन पवन जी, सवाल ये है कि ये होगा कैसे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये पूरे फाइनेंशियल क्राइम का जो एक सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की अगर मैं कह सकूं तो कोशिश हो रही है। फिलहाल मौजूदा सिस्टम जो है, आलोक जी से भी मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ लेकिन बाद में आऊंगी। अभी फिलहाल जो ये सिस्टम है वो बहुत फैला हुआ है पवन जी, क्योंकि अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए। किस तरह से इसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा इस कदम के तहत, और आगे किस तरह से आपको लगता है कि एक ऐसा विंग तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सभी तरह के फाइनेंशियल क्राइम्स और खासतौर से जो बड़े क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं वो शामिल होंगे? देखिए, अभी तक होता ही रहा कि लोग सिस्टम से, बैंकों से पैसा निकालते रहे, फिर ठेंगा दिखाते रहे और फिर कहते रहे जो मेरे बरखिलाफ करना है आप कर लीजिए। तो सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं था। इसलिए अब महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं अब नेमिंग और शेमिंग की प्रक्रिया को भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो अगर सरकार एक ऐसा डेटाबेस बनाएगी जिसमें जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनका नाम होगा, उनके बारे में कोड नंबर दिया जाएगा और उनके पब्लिक रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि ऑफेंडर हैं, तो लाजमी सी बात है इसका सीधा एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमिक क्राइम को लेकर। लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं होगा कि साहब इकोनॉमिक क्राइम कर लो, क्योंकि अगर आपके नाम के ऊपर ये ठप्पा लग गया तो आपको दिक्कत होने वाली है। आने वाले समय में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, बैंक की सुविधाएं नहीं मिलेंगी और आपकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आपने दहशत फैलानी है और इसलिए उन्हें एक संदेश देना है कि साहब आप कुछ भी करिए लेकिन आप इकोनॉमिक क्राइम ना करिए। जो जनता जनार्दन है, जो समाज है, उसको आप इकोनॉमिक लॉस का विक्टिम ना बनाइए। हालांकि उद्देश्य बहुत अच्छा है और इस तरह का डेटाबेस होने से कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथ भी सशक्त होंगे। जो सरकार की मुहिम है इकोनॉमिक क्राइम के प्रति के विरुद्ध, वो भी काफी हद तक सशक्त होगी। लेकिन जहां एक और इस डेटाबेस के बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आते हैं, वहां बहुत सारी चुनौतियां भी नजर आ जाती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब आप इस तरह का डेटाबेस बनाएंगे और आप राम श्याम जदू का नाम वहां लिख देंगे या क ख ग व्यक्ति का नाम वहां लिख देंगे, तो क ख ग व्यक्ति कहेगा कि साहब आपने तो मुझे बिना ट्रायल किए हुए ही गिल्टी करार कर दिया और आपने मुझे ऑफेंडर बना दिया। या तो कोई अदालत मुझे घोषित करे कि साहब मैं ऑफेंडर हूं, मैं गिल्टी हूं किसी ऑफेंस का, फिर उसके बाद आप मुझे ऑफेंडर करार करें, समझ आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बेसिक सिद्धांत संविधान का ये है कि चाहे किसी व्यक्ति ने कितना भी घिनौना अपराध क्यों ना कर दिया हो, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। यानी कि जब तक कि उसकी गिल्ट किसी अदालत में साबित ना हो सके तब तक उसे प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है। तो अगर ये सिद्धांत है और अगर इस तरह का डेटाबेस बनेगा तो हर व्यक्ति जिसका नाम इस डेटाबेस में होगा वो अदालत के दरवाजे खटखटाएगा और कहेगा साहब ये जो स्कीम है ये भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, हमारी राष्ट्र की जो विभिन्न मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करती है, हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। हाँ, समझ आती है कि आपको किसी अदालत ने कन्विक्ट किया हुआ है, उसके बाद आप डेटाबेस बनाइए कन्विक्ट्स का, समझ आती है। वो बाद में अपील में छूट जाए ना छूट जाए बात की बात है। लेकिन जब तक अदालत ने आपको घोषित नहीं किया हुआ एज एन ऑफेंडर, तब तक आप उन्हें एक सरकार कर देगी घोषित, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी लीगल चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जनहित याचिकाएं, रिट पिटिशंस ज्यादा आ सकती हैं अगर इस तरह की हम योजना को बिना किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के अमल करेंगे। इसलिए उद्देश्य अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि जब हम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो कदम उठाएंगे, क्या वो कदम भारतीय संविधान के प्रावधानों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। जहां पर भी इस तरह का जो स्कीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन करेगी तो लीगल चैलेंज अदालतों में आएगा और फिर मैटर अदालतें डिसाइड करेंगी कि साहब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, एक और इंश्योर करने के लिए कि इकोनॉमिक क्राइम की रेगुलेशन हो, वो कम से कम हो, पूरे समाज में लोगों की, खासतौर पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के प्रति जो पहलू हैं उनका भी बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ताकि जो इनोसेंट लोग इन साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक क्राइम्स के शिकार बन रहे हैं वो शिकार ना बने। और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोगों का नाम इन सूची में आएगा उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन ना हो सके।
अब वो गोल्डन बैलेंस क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। अभी तो केवल ये प्रस्ताव है, इंतजार होगा कि इस प्रस्ताव की डिटेल्स क्या है और इस प्रस्ताव में चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होने वाले हैं जो इस तरह की स्कीम को लीगली वैलिड करार कर सके और इंश्योर कर सके कि जो समाज में जो फिलहाल गंद जो मचा रखा है इस इकोनॉमिक क्राइम में, उसका खात्मा जितनी जल्दी हो सके उतना किया जाए। बिल्कुल, गोल्डन बैलेंस यही शब्द उठाकर बलविंदर सिंह फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और कहीं ना कहीं क्या आप भी पवन जी की बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि अगर कानूनी दावपेच का मामला आज आ गया तब इस तरह की स्कीम कोई खास असरदार नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? कोई भी डेटाबेस जो है उसके अलग अलग मकसद है। अगर डेटाबेस इंटरनल है, गवर्नमेंट के यूज के लिए है, नॉट फॉर पब्लिक, नॉट टू बी पुट इन पब्लिक डोमेन, और उसकी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, डेटाबेस हमेशा मेंटेन रहे हैं। अब एफर्ट ये है कि हम सारी एजेंसीज का डेटाबेस, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो है, एक सिंगल एजेंसी डील नहीं करती। स्टेट्स की इकोनॉमिक ऑफेंसेस ब्यूरोज करती हैं, सीबीआई करती है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस करता है, ईडी करता है, डीआरआई कस्टम्स का करता है, फिर इसी तरीके सेंट्रल एक्साइज का है, एनडीपीएस है। तो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इनको हैंडल करती हैं। तो एक तो डाटा शेयरिंग बिटवीन एजेंसीज है, वो जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा है। आइडिया इज कि डाटा शेयर किया जा सके, हर एजेंसी को अगर एक जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो शेयर की जाए टू द एक्सटेंट हर एजेंसी को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। ये मेन मकसद है यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर डाटा कोड का। और जो डाटा कोड पब्लिक डोमेन में दिया जा सकता है वो डेफिनेटली, जैसे पवन दुग्गल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो कॉन्विक्ट्स का तो हो सकता है, पर आप बाकियों का बनाएंगे तो फिर आप गोल्डन बैलेंस से अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल। आप ही की बात पर आगे आलोक जी से मुझे बात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने सवाल पहले भी खड़ा किया था कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस और एक डेटाबेस स्थापित करने की जो कोशिश की जा रही है ये ठंडे बस्ते में नहीं जाए, असरदार रहे। और साथ ही आलोक जी, जो पहला सवाल मैंने छोड़ा था आप पर, नेम शेम, क्या ये काफी होगा? इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है हमारे देश में, लेकिन सारे मामले हम जानते हैं किस तरह से लटके हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा इनफैक्ट पवन दुग्गल जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ये देखिए, किसी को भी कन्विक्ट बनाना बहुत आसान है विद प्राइमा फेसी एविडेंस इधर उधर से उठा करके और उसको कन्विक्ट बना देना। दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। What is required probably is proper investigation inquiries and thereafter identifying कि आपने करना क्या है और क्या नहीं करना है। जहां तक डेटाबेस की बात है या यूनिक कोड की बात है, वो देयर इज नो रॉकेट साइंस, मतलब उसमें आप बना सकते हैं, लेकिन उस डेटाबेस में किसको इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि नेम एंड शेम करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार जब शेम हो जाए तो उससे वापस नेम लाना बहुत मुश्किल काम है। इट इज नॉट इजी। सो इस केस में जब भी आप कोई भी चीज पब्लिक इसमें डालते हैं, वो काफी सारा इनफैक्ट जो भी न्यूज होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होता है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑल, उसके बड़े लार्ज इम्प्लीकेशंस होते हैं और टाइम बेस्ड इम्प्लीकेशन होते हैं। सो आज की डेट में अगर आपने मुझे कन्विक्ट करार कर दिया और कल को डेट में मैं प्रूव हो गया कि ओके आई वाज नॉट अ कन्विक्ट, इट वाज लाइक समथिंग एल्स, और उस समय में मैं अगर आपको मानहानि का दावा करूंगा तो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए मुझे लगता है कि जैसा पवन जी ने कहा है कि कन्विक्शन के बाद ही आई थिंक इस डेटाबेस का कोई वैल्यू होगा या मायने होगा, या इवन एविडेंसेस आर वेरी क्लियर। आपको फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट से अगर आपको ये मिल गया हो कि ओके ही इज अ कन्विक्ट, मे बी सेकंड लेवल में अपील ड्यू हो, स्टिल यू कैन पुट इट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरी कि आप इसको प्रॉपर कन्विक्ट के रूप में देख रहे हैं या सस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं या प्रोबेबल के रूप में देख रहे हैं। सो यू विल हैव टू क्लासिफाई, ऐसे किसी को, अदरवाइज इट विल बिकम अ विंडिक्टिव टूल फॉर एनी गवर्नमेंट दैट इज इन पावर। वो अपना किसी का भी नाम लगा दिया, उसको कहीं पे भी सोशल मीडिया या इधर उधर करने लगा, और एक काइंड ऑफ टैबू उस आदमी पे लग जाता है और काइंड ऑफ अ ब्लॉट लग जाता है उस आदमी पे फॉर एवर व्हेन यू यू नो रिड्यूस इज क्रेडिट रेटिंग। और एक बार अगर उसमें आ जाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर है समथिंग लाइक दिस, इट्स बेसिकली अ स्पॉट ऑन एनीवन्स इकोनॉमिक लाइफ। तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे पवन जी ने कहा, वी हैव टू स्ट्राइक अ वेरी वेरी नाइस बैलेंस
और बिना कन्विक्शन के इस डेटाबेस का पार्ट नहीं होना चाहिए। एंड सो फार एज शेयरिंग, जैसे बलविंदर जी ने कहा, शेयरिंग, in fact Central Economic Intelligence Bureau and many other organizations now ये आपस में शेयर करते हैं डेटा। I mean there is a protocol already there, multi agency centers है जहाँ इसके थ्रू होता है, या सेटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे you share all these data। तो इसलिए शेयरिंग वाला प्लेटफॉर्म जहाँ तक है, जिस एजेंसी को जरूरत है उन एजेंसीज को तो मिल जाता है डेटा, उसमें इशू नहीं है। इनफैक्ट जो सस्पेक्ट लिस्ट में भी नहीं है, या जो जिनके अगेंस्ट में आपको इंक्वायरी कर रहे हो, जिस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए आपको मोर इन्फॉर्मेशन और मोर कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन की अगर जरूरत होती है, तो वो भी देयर आर अरेंजमेंट जिससे प्रॉपर एमएचए से सिग्नेचर वो साइन होते हैं, होम सेक्रेटरी साइन से, और किसी भी तरह के इंटरसेप्शन या किसी, बट दैट इज अ वेरी वैलिड प्रोसेस, जिसको एक कहते हैं ना कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो आपके प्रोसीजर्स पुट ऑन किए जाते हैं, इवन फॉर दैट मैटर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देयर इज अ प्रोसीजर कि किस आदमी का आप इंफॉर्मेशन और डेटा उठा सकते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप किसी का भी चाहें और किसी का भी डेटा उठा लें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का ही फ्रेमवर्क, कुछ इस तरह के जिन लोगों का नाम इसमें लिस्टेड रहे, उसको इवन एक्सट्रैक्ट करने के एक तरीका होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन पब्लिक डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स के पास में कुछ होने चाहिए, वही 3 कैटेगरी में होने चाहिए कि प्रोबेबल, सस्पेक्टेड एंड कन्विक्टेड, these are the 3 categories I think, and even if required more categories can be built up for this, so that more of probing, more of documentation may be required for such kind of categories for giving them further loans or further financing, और उस तरह का कोई चीज होना चाहिए। जी। तो पवन जी, अब ये मुझे समझना है आपसे कि अपराधियों को दागी बनाने के लिए ये पैन और आधार की जो स्कीम है, क्या ये काफ़ी होगी? बाहर अगर दूसरे देशों की मैं बात करूं और वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की मैं बात करूं, तो उन्हें किस तरह से नेम शेम किया जाता है, या इसी तर्ज पे किस तरह की स्कीम्स हैं? देखिए, बाहर जब मैं विभिन्न राष्ट्रों की कानूनी व्यवस्थाओं पर नजर डालता हूँ, तो वो व्यवस्थाएं बहुत क्लियर हैं। आप तब तक नेम शेम नहीं करेंगे जब तक आपके पास बहुत सॉलिड कोर्ट से कन्विक्शन या कोर्ट से ऑर्डर ना आया हो। क्योंकि बिना ऑर्डर अगर आप नेमिंग शेमिंग करते हैं, तो आप अपने आप को लीगल एक्सपोजर के प्रति खोल देते हैं, और एक अंबार सा खुल सकता है लीगल एक्शन का, लॉ सूट्स का, डैमेजेस का। क्योंकि यहाँ आप किसी कपड़ों के लिए, किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, और एक बार रेपुटेशन गई, वो सदैव के लिए वापस नहीं आती। तो किसी को भी आपने दागी करार करने से पहले आपको अपना होमवर्क सही करना होगा। अब जहां तक भारत की बात है, चलिए अगर आप कह रहे हैं कि पैन कार्ड के ऊपर भी हम ठप्पा लगा देंगे कि साहब आप इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, तो उसकी भी चुनौतियां आने वाली हैं। क्योंकि वो कहेगा जी ठीक है, आपके अनुसार मैं ऑफेंडर हूँ, मेरे अनुसार तो मैं ऑफेंडर नहीं हूँ, तो वो अदालत डिसाइड करेगी ना मैं ऑफेंडर हूँ या नहीं हूँ। तो वहां चुनौतियां हो सकती हैं। और प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आने वाली इस इशू में, वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर आने वाली है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया था, जस्टिस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें 9 जजों की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर ये लॉ ले डाउन किया कि भारत में हर विद्यमान व्यक्ति को जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है, और ये निजता का अधिकार अगर सरकार आपसे छीनना चाहती है, तो केवल इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही कर सकती है। तो अगर ये केवल सरकार की स्कीम है, तो इस तरह की जो भी आप व्यवस्थाएं बोल रहे हैं, वो लोगों की प्राइवेसी के राइट को छीन नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, अगर ये स्कीम को अगर संसद पारित करती है और ये कानून बन जाता है, तब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आप लोगों के निजता के अधिकार का हनन कर सकते हैं ऑन सर्टेन लिमिटेड ग्राउंड्स। लेकिन उसका बाद भी ये गारंटी नहीं है कि जो लोग पोटेंशियली इंपैक्ट होंगे आपके इस तरह के फैसले से, वो अदालत ना जाएं। आजकल हम रूटीनली देखते हैं, संसद कानून पारित करती है और तुरंत उसके पारित होने के बाद उसकी चुनौती कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की विभिन्न अदालतों के सामने रिट पिटिशंस के माध्यम से आर्टिकल 226 भारतीय संविधान के तहत फाइल कर दी जाती है। तो देखिए, हमें चुनौतियों से नहीं डरना, हम लोग राष्ट्र के जो हित है उसको देखना है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र बन चुके हैं। गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम उभर कर आ चुकी है, और इस गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम में इकोनॉमिक क्राइम सबसे उभर कर उत्कृष्ट क्राइम के तौर पर
आने वाला है। तो बिल्कुल। इस संदर्भ में सरकार की चिंताएं बिल्कुल वैलिड है कि साहब इस तरह की इकोनॉमिक क्राइम को, फाइनेंशियल क्राइम को आप कम से कम करें और लोगों के हृदय में एक दहशत, एक डर फैलाएं। लेकिन वो डर किस तरीके से हम फैलाएंगे, वो कानून के जरिए फैलाया जाए तो ज्यादा बिल्कुल। अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज दी जाए। अभी तक क्या होता है कि चलिए आपने ऑफेंस किया, हमने आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, केस जी। चला 15-20 साल, पता लगा अल्टीमेटली आप अक्विट हो गए। लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली साथ बड़ी स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक फाइन्स और पेनल्टी साथ लगा दें और उस तरह के पैसे को एक कंसोलिडेटेड फंड में रखें कि ठीक है जी, आपने ऑफेंस किया या आपने ऑफेंडर हैं, कोई बात नहीं, हम आपके अकाउंट में से इतने पैसे एक फंड में डाल रहे हैं जो एस्क्रो अकाउंट होगा। कल को आप भाग भी गए तो इतना पैसे एटलीस्ट आपके फंड में आ जाएंगे, तो कि ताकि जो उपभोक्ता है उनका जो इंटरेस्ट है उनका भी संरक्षण हो सके। इस तरह की चीजों को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी करें, भारतीय संविधान के प्रावधानों को हमें जरूर नजर रखना पड़ेगा। और बिल्कुल। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसको भी मॉडगेज करेंगे। देखिए, हमें अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके हाथों को सशक्त करना है, क्योंकि बिल्कुल। आम आदमी आज भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देखता है कि साहब यहाँ पर मुझे न्याय मिलने वाला है, क्लियरली यहाँ पर सभी कुछ स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर साथ में लेकर आपको आगे चलना होगा। और हालांकि अभी काफ़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है और ये जो यूनिक कोड है ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे कैदियों के लिए एक बिल्ला नंबर हो जाएगा। और भविष्य में इस कोड की मदद से आर्थिक अपराधियों की पहचान करना आसान होगा। नियत तो यहाँ पर मकसद तो काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, देखना होगा किस तरह से ये पूरी स्कीम रोल आउट होती है, इसमें आगे चलकर क्या डेवलपमेंट होते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और इस खास शो में आज मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।